हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश जी का उपन्यास पहली क्रांति पार्ट 5। निर्भय। कौन निर्भय? सरदार ने पूछा। यह बच्चा, जबर सिंह बोला। इसकी माँ ने इसका नाम निर्भय रखा है, ठाकुर निर्भय सिंह। खूब नाम रखा है। सरदार थोड़ा मुस्कुराया। अब इसको नाम जैसा ही निर्भय बनाना मेरा और आप लोगों का कार्य है, जबर सिंह बोला। मैं आप लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, आपके पेशे में कदम रखता हूँ। याद रहे, जबर सिंह एक ठाकुर है और ठाकुर जिसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है उसे अपनी जान दे देता है। ठाकुर तो हम भी हैं, सरदार ने गर्व के साथ कहा। हमारा नाम ठाकुर जग्गा सिंह है। जिसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया वह हमेशा कायम रहा। हम तुम्हारी दोस्ती कबूल करेंगे, लेकिन उस समय जब हमें विश्वास हो जाएगा कि जो कहानी तुमने हमें सुनाई है वह सच है। आप लोग इसकी पुष्टि कर सकते हैं, जबर सिंह ने कहा। मंगलू, सरदार ने अपने एक साथी को आदेश दिया। इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो। घबरा नहीं जबर, हम तुम्हें अपने घर ले जा रहे हैं, जिसका पता हम तुम्हें उस समय तक नहीं बता सकते जब तक हम यह न जान ले कि तुम सच्चे हो। मैं तैयार हूँ, जबर सिंह ने निर्भीक स्वर में कहा। उसके बाद डाकुओं ने जबर सिंह की आंखों पर पट्टी बांध दी। वे लोग पहाड़ी गुफाओं के अंधेरे में गायब होते चले गए। राकी नामक वह घोड़ा पछाड़ अजगर भी उनके पीछे पीछे था। और उधर सड़क सड़क पारों के निर्बल जिस्म पर बेतहाशा हंटर पड़ रहे थे। इस समय वह उसी अंधेरी कोठरी में थी जिसमें उसे कैद किया गया था। उसे एक खंबे से बांधा गया था। उसके ठीक सामने किसी जल्लाद के भांति महाराज खड़े थे। उनके चेहरे पर भयानक भाव थे। आंखें आग उगल रही थी। जोरावर उनके आदेश पर हंटर के जरिए मासूम पारों की खाल उधेड़ रहा था। पारों की मासूम चीखें कोठरी में गूंज रही थी। चारों ओर सैनिक खड़े थे। महाराज के पास उन्हीं के बराबर डील डोल का एक और व्यक्ति खड़ा था। उसके जिस्म पर भी राजसी लिबास था। उन्हीं के पास वह युवती भी खड़ी थी जिसकी सहायता से जबर सिंह और निर्भय यहाँ से भागने में सफल हुए थे। उसके मुखड़े पर ऐसे भाव थे मानो पारों पर पड़ रहे हंटरों की मार वह सह न पा रही हो। अब भी बता दो नादान लड़की, तेरा भाई यहाँ से निकलने में सफल कैसे हुआ? महाराज ने पुनः वही प्रश्न पूछा जिसके उत्तर के चक्कर में पिछले आधे घंटे से पारों पर हंटर बरसाए जा रहे थे। लेकिन उस युवती ने संकेत से पारों को समझा दिया था कि वह उसका नाम न ले। अतः पारों ने चीखों के बीच अपना रटा रटाया उत्तर दोहरा दिया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ महाराज कि बच्चे के पैदा होते ही भैया ने उसे संभाला और कोठरी का दरवाजा खोलकर भाग गए। सड़क सड़क। पारों के जवाब के साथ ही जोरावर ने पुनः 2 बार हंटर पारों के जिस्म पर मारे। पारो चीखने के अतिरिक्त कुछ भी न कर सकी। उस पर इसी तरह से अत्याचार होते रहे, लेकिन उसके मुंह से सच्चाई नहीं निकली। बेचारी मासूम पारो आखिर कब तक सहती? अंत में वह बेहोश हो गई। उसे होश में लाया गया, फिर मार पड़ी, फिर बेहोश हो गई और पुनः होश में लाकर मारा गया। एक सीमा ऐसी आ गई जब पारो के जिस्म की सारी खाल उधड़ गई। वह लाश के भांति निर्जीव पड़ गई। महाराज ने उसे एक बार फिर देखा, फिर आदेशात्मक स्वर में बोले, जोरावर, इसे बोरी में बंद करके समुद्र में डाल दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, जोरावर ने कहा। और इसके बाद महाराज तथा उसके साथ खड़ा हुआ वह व्यक्ति तथा वह युवती कोठरी से बाहर निकल गए। जोरावर ने अपने साथियों की मदद से पारो का जिस्म एक बोरे में बंद करने लगा। बाद में उस बोरे को ले जाकर समुद्र में डाल दिया गया। बोरा पारो को लेकर सागर की गहराइयों में डूबता चला गया। उधर दिन निकलने पर जग्गा सिंह ने अपने आदमी शहर भेजे। उन्होंने आकर रिपोर्ट दी कि जबर सिंह ने जो कुछ बताया वह बिल्कुल सत्य है।
तब जग्गा और जबर दोस्त बन गए। निर्भय को पाउडर का दूध पिलाया गया। दोस्ती के बाद जबर जग्गा से बोला, जग्गा, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बापू के पास जाकर सारा किस्सा बताऊं। तुम्हें दोस्त बनाया है जबर, जग्गा बोला। तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। चलो मैं भी चलता हूँ। इस तरह जबर और जग्गा दो घोड़ों पर सवार होकर झोपड़ी की ओर चले। जब वे झोपड़ी के करीब पहुंचे तो झोपड़ी को सुनसान पाया। दरवाज़ा खुला हुआ था। जबर व जग्गा तेजी से घोड़ों की पीठ से उतरे। न जाने क्यों जबर सिंह के दिल की धड़कनें तीव्र होती जा रही थी। झोपड़ी के चारों ओर छाया अजीब सा सन्नाटा उसे किसी दुर्घटना का प्रतीक लग रहा था। वह आंधी तूफान की तरह भागकर झोपड़ी में प्रविष्ट हुआ। अंदर कदम रखते ही झोपड़ी की छत जैसे उसके सिर पर गिर गई। सारी झोपड़ी जैसे तेजी के साथ घूम रही थी। उसने देखा झोपड़ी की हालत एकदम बिगड़ गई थी, मानो वहाँ भयानक नरसंहार हुआ हो। खाटें उल्टी पड़ी थी, सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। झोपड़ी की स्थिति किसी बर्बरतापूर्वक घटना की प्रतीक थी। एक खाट जो उल्टी पड़ी थी, उसके नीचे से उसे बापू की धोती थोड़ी सी बाहर जागती हुई दिखाई पड़ी। जबर सिंह ने तेजी के साथ उस ओर लपका। एक झटके के साथ उसने खाट को दूर फेंक दिया। बापू! जबर के कंठ से निकली यह चीख ने सारे जंगल को दहलाकर रख दिया। जग्गा जैसा भयानक दस्यु भी कांप उठा। उन्होंने देखा, खाट के नीचे जबर सिंह के बापू की लाश पड़ी थी। उसकी हत्या बड़ी निर्ममता के साथ की गई थी। एक बल्लम उसके बूढ़े चेहरे से घुसकर पीछे गुद्दी के पार हो गया था। एक बाले का घाव उसके गले के आर पार था। एक बाला उसके पेट में घसकर पीठ से निकला हुआ था। उसका समूचा जिस्म गहरे गहरे घावों से भरा पड़ा था। उसी के खून से उसका जिस्म और आसपास का फर्श लाल हो गया था। चेहरे में घुसे बल्लम ने तो इतना विभत्स घाव दिया था कि चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। जबर सिंह अवाक सा देखता रह गया। जग्गा ने जबर सिंह के चेहरे पर उभरने वाले बाहों को देखा। जबर सिंह का चेहरा भयानक होता चला गया। उसकी आंखें ददकने लगी। बाप की लाश देखकर जबर रोया नहीं, बल्कि बड़ा भयानक हो उठा। उसका समूचा जिस्म क्रोध से कांपने लगा। तभी जग्गा ने उसके कंधे झिझोड़कर उसे कहा, जबर, जबर सिंह, अपने आप को संभालो, पागल मत बनो। मैं अपनी बापू की हत्या का बदला लूंगा। एकाएक जग्गा के चेहरे को घूरता हुआ जबर सिंह खुखार स्वर में गुर्रा उठा। मैं पागल हो गया हूँ जग्गा, तू मेरा साथ दे मेरे यार। मैं खून की नदियाँ बहा दूंगा। लेकिन बदला लोगे किससे जबर, किससे लोगे? जग्गा उसे अपने चौड़े सीने से लगाता हुआ बोला। अपने महाराज से जग्गा, अपनी सरकार से। मेरे यार, मेरे बापू को हमारे देश के सैनिकों ने ही इतनी बेरहमी से मारा है। वो गीदड़ है जग्गा, वो नामर्द हैं। जब जबर हाथ नहीं आया तो बूढ़े बापू को अपनी शक्ति दिखा दी। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि यह महाराज के सैनिकों ने किया है? जग्गा ने प्रश्न किया। तुम अनपढ़ हो दोस्त, जबर चीखता चीखता रो पड़ा। तुम नहीं, मैं पढ़ा हूँ। बल्लम पर अपने देश की मोहर मैं साफ देख सकता हूँ। जग्गा चुप रह गया। जबर सिंह की स्थिति किसी तरह पागलों जैसी हो गई थी। न जाने वह क्या क्या बड़बड़ाता जा रहा था। जग्गा जैसे दस्यु की आंखों में आंसू आ गए थे, परंतु जबर सिंह को वह बार बार सतावना दे रहा था। जबर सिंह जग्गा के गले से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। अंत में उन दोनों ने मिलकर बापू की लाश को जंगल में एक चिता बनाकर फूंक दिया। चिता की लपटें ददकती रही। आग ऊंची होती जा रही थी। जग्गा और जबर सिंह चुपचाप उस जलती चिता को देखते रहे। जबर सिंह के दिमाग में विचारों का सागर गरज रहा था। चिता की आग पूरी तरह भड़क कर अब शांत पड़ने लगी थी, मगर जबर सिंह के सीने में महाराज के प्रति जो प्रतिशोध की ज्वाला ददक रही थी, वह जो प्रतिपल बढ़ती ही जा रही थी। के दिल में जलती हुई वह आग उसके जिस्म को झुलसा रही थी। कई बार वह पागल सा होकर चिता की तरफ झपटा, लेकिन जग्गा ने फुर्ती के साथ झपटकर उसे पकड़ लिया। जबर खुद को उसके बंधनों से आजाद करने का प्रयत्न करता हुआ चीख पड़ा, छोड़ दे जग्गा, छोड़ दे। अपने बापू के साथ मुझे भी जल जाने दे। बुजदिल मत बन जबर,
तू ठाकुर है, हिम्मत मत हार, तुझे महाराज से बदला लेना है। अगर तू मर गया तो निर्भय सिंह का क्या होगा, उस वचन का क्या होगा जो तूने अपनी बहन को दिया है। अभी महाराज की जेल से तुझे अपनी बहन को भी निकालना है। निर्भय सिंह को भी पालकर बड़ा करना है। अपनी माँ पर हुए अत्याचारों का बदला निर्भय ही लेगा। जबर हमारा निर्भय लेगा, पारो बहन के जिगर का टुकड़ा तुम्हारा निर्भय सिंह लेगा। हमारा निर्भय सिंह इनका तख्ता उलट देगा। उस देश का राजा हमारा निर्भय सिंह होगा। जबर निर्भय होगा। जबर सिंह जग्गा का चेहरा देखता रह गया, पुनः उसके गले में लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। जग्गा के मनाने पर भी नहीं माना, रोता ही रहा, रोता ही रहा। उस समय सूर्य पश्चिम में पहुंच चुका था। जब वे पूरा क्रियाक्रम करके अपने घोड़ों पर बैठे अड्डे की तरफ लौट रहे थे, ऐसा लगता था जैसे घोड़े भी बेहद उदास हो। वे थके थके कदमों से बढ़ रहे थे। अड्डे पर जग्गा के साथियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब सबको यह पता चला कि महाराज के सैनिकों ने जबर सिंह के बापू का कत्ल कर दिया है, तो सारे अड्डे पर मुर्दनी सी छा गई। प्रत्येक दस्यु का चेहरा लटक आया। सब अलग अलग उदास से बैठे थे। एकाएक जबर सिंह को याद आया। वह धीमे स्वर में बोला, निर्भय सिंह कहाँ है? उसका यह वाक्य समीप पे बैठे जग्गा ने सुना और यही प्रश्न उसने एक दस्यु से किया। जवाब में उस दस्यु ने कहा, खंडर के दाएं कमरे में सोया हुआ है। सुनकर जबर सिंह चुपचाप उठा और उन्हीं थके थके कदमों से खंडर के उस कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके वहां से जाने के 2 मिनट पश्चात ही आसपास का सारा इलाका एक भयानक चीख से दहल उठा। जग्गा सहित सारे दस्यु उछलकर खड़े हो गए, मानो अचानक उसके जिस्मों में विद्युत भर गई हो। सबने साफ पहचाना था कि यह आवाज़ जबर सिंह की थी। सबसे पहले जग्गा उस तरफ लपका, उसके पीछे उसके अनेक साथी थे। तभी दूसरी तरफ से पागलों के भांति दौड़ता हुआ जबर सिंह आया और सब एक साथ ठिठक गए। दूसरी ओर जबर सिंह भी दस्यु दल को देखकर ठिठक गया था, लेकिन उस समय जबर सिंह का चेहरा देखकर जग्गा से लेकर एक एक दस्यु तक का जिस्म कांप उठा था। सबको ऐसा लगा था जैसे सामने जबर सिंह के रूप में मौत खड़ी हो। रीढ़ की हड्डियों में ठंडी लहर दौड़ गई। किसी इंसान का इससे भयानक रूप नहीं हो सकता था। समूचे संसार की संपूर्ण भयानकता जैसे बस जबर सिंह के चेहरे पर ही सिमट आई थी। क्या हुआ, क्या हुआ जबर? सन्नाटा जग्गा ने तोड़ा, मगर जबर सिंह तो पागल हो गया था। उसने जट लपक कर जग्गा का गिरेबान पकड़ लिया और चीखा, मेरा बच्चा नहीं है, बोलो कहाँ है निर्भय सिंह? क्या बक रहे हो? चीख पड़ा जग्गा। वहीं तो है, वह दस्यु बोला, जिसने बताया था कि निर्भय कहाँ है। उस कमरे में बच्चा आराम से सो, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह सका वह। जबर सिंह जग्गा का गिरेबान छोड़कर किसी बाज के भांति झपटा और उसके शब्द पूरे होने से पूर्व ही जबर का शक्तिशाली गूसा दस्यु के जबड़े से टकराया। इस शब्दों के स्थान पर दस्यु एक चीख के साथ पत्थर पर गिर पड़ा। इधर जबर के जिस्म में तो जैसे बिजली ही बर गई थी। उस पर तो जैसे पागलपन का दौरा सवार हो गया था। पटकर उसने पुनः जग्गा का गिरेबान पकड़ लिया और बुरी तरह झंझोड़ता हुआ चीखा, वहां निर्भय नहीं है जग्गा, मेरा बच्चा वहां से गायब है। क्या पागलपन है? जग्गा के होश भी जैसे ठिकाने पर नहीं रहे। मैं ठीक कह रहा हूँ, निर्भय सिंह वहां नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा, सारे द्वीप में आग लगा दूंगा। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा जग्गा। अगर मेरे निर्भय को कुछ हो गया, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जबर सिंह, अपने आप को संभालो, जग्गा चीख उठा। हठात एक जोरदार गुस्सा जग्गा के चेहरे पर पड़ा। जग्गा स्वयं को संभाल न सका और फिरकनी की तरह घूमकर धड़ाम से फर्श पर गिरा। तभी जबर सिंह भयानक स्वर से चीख पड़ा, बार बार संभलने को कहते हो गद्दार दोस्त, अगर निर्भय नहीं मिला तो एक एक की बोटी खींच लूंगा। इधर जग्गा धरती पर गिरा, उधर सारे दस्युओं की तलवारें झटकों के साथ मयान से बाहर आ गई। अभी वे जबर सिंह की तरफ बढ़ना ही चाहते थे कि जग्गा गुर्रा उठा, ठहरो। सब ठिठक गए। एक झटके के साथ जग्गा खड़ा हुआ, फिर जबर से बोला,
तुम पागल हो गए हो जबर सिंह। आवेश में सोचने समझने की शक्ति भी तुमने गंवा दी है। वो जरा सा बच्चा कहाँ जाएगा? यहीं कहीं होगा। कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? पागलों के बाती, जबर सिंह चीखा। आओ तुम भी देखो, कहाँ गया वो? कहता हुआ जबर सिंह जग्गा का गिरेबान थामकर कमरे की तरफ खींचता ले गया। उन दोनों के पीछे समस्य दस्यु थे। उस कमरे में पहुंचते ही जग्गा भी अवाक रह गया। वह कपड़ा तो था जिस पर निर्भय सिंह को होना चाहिए था, लेकिन निर्भय सिंह वहां नहीं था। बोलो, चीखा जबर। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ गया निर्भय? देखते ही देखते जग्गा का समूचा चेहरा लाल हो गया। उसने झपट कर एक दस्यु को थाम लिया। चीखा, कहाँ गया बच्चा? भवानी की कसम, मुझे नहीं पता। दस्यु एकदम कांपता हुआ बोला। उसके बाद सारे अड्डे पर जैसे कोहराम मच गया। जग्गा और जबर सिंह पागल से हो गए थे। वे हर दस्यु का गिरेबान पकड़कर पूछते, कहाँ है बच्चा? जवाब में हर दस्यु यही कहता, भवानी की कसम, मुझे नहीं पता। तभी जबर या जग्गा का एक गुस्सा उनके चेहरे पर पड़ता और दस्यु चीखकर पत्थरों पर लुढ़क जाता। अंत में जग्गा सिंह चीख पड़ा, निर्भय को ढूंढो, पाताल में भी हो तो उसे लाओ, वरना एक एक को फाड़कर सुखा दूंगा। सारे दस्यु एकदम तितर बितर हो गए। जग्गा और जबर सिंह भी साथ साथ जंगल में निकल पड़े। वे दोनों इस समय अर्ध विक्षिप्त अवस्था में थे। पागल से सारा जंगल उन्होंने छान मारा, परंतु निर्भय सिंह नहीं मिला। जबर सिंह का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। अंत में जबर सिंह और जंगा को एक गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर से दुर्गंध आ रही थी। सुनकर जंगा बोला, यह तो शेर की गंध है। निश्चित ही इस गुफा में शेर रहता है। जबर सिंह और जग्गा के हाथों में नंगी तलवारें आ गई। सतर्कता के साथ वे एक साथ गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गए। जैसे ही वे गुफा के एक मोड़ पर पहुंचे, जग्गा ने हाथ अड़ाकर जबर सिंह को मोड़ पर एकदम मुड़ने से मना किया। दोनों ने एक साथ धीमे से सिर निकालकर दूसरी ओर झांका। जागते ही उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य देखते ही वे दहल उठे, अवाक रह गए। ऊपर से नीचे तक दोनों के जिस्म कांप उठे, कंठ सूख गए। एकदम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों की आंखों में महानतम आश्चर्य था, भय और साथ ही एक अजीब सी चमक थी। दृश्य ही ऐसा था जैसा कदाचित कभी किसी इंसान ने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। उन्होंने देखा कि मोड़ पर एक शेरनी लेटी हुई है और शेरनी के पास ही निर्भय सिंह भी था। शेरनी का मुंह गुफा की दूसरी ओर था। वह इस तरह लेटी हुई थी जैसे अपने बच्चों को दूध पिला रही है। शेरनी का एक थन निर्भय के मुंह में था और वह बच्चा शेरनी का दूध पी रहा था। जग्गा और जबर सिंह के दिमाग जैसे हवा में उड़ने लगे। तो दृश्य उनके सामने था। उन्हें उस पर विश्वास नहीं आया। किसी इंसान के बच्चे को कभी किसी शेरनी का दूध पीते न देखा था। उस मासूम बच्चे को क्या पता था कि शेरनी क्या होती है। वह तो चटकारे ले लेकर दूध पी रहा था। ये दोनों अवाक से नन्हे से शिशु को देखते रहे। बच्चे ने शेरनी का थन छोड़ा और अपने नन्हे नन्हे गोरे गोरे हाथों से शेरनी के जिस्म पर हल्के हल्के चपत मारने लगा। बच्चा बेहद खुश था। नन्हे होठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान थी। तभी उसकी किलकारी से मान गूंज उठी। नन्हा सा शिशु निर्भय उसको बोला, शेरनी का क्या डर। निर्भय बिल्कुल निर्भीकता के साथ शेरनी के पास खेल रहा था, मानो नन्हा शिशु अपनी जननी की गोद में हो। इसी तरह खेलकर नन्हे शिशु ने पुनः अपना मुंह शेरनी के थन से अड़ा दिया और चटकारे ले लेकर पुनः दूध पीने लगा। जबर और जग्गा के तो फरिश्ते भी कांप उठे। शेरनी का बच्चा है, शेरनी का दूध पी रहा है। जग्गा ने धीरे से बुदबुदा उठा, इस बच्चे को तो जरा भी भय नहीं है। जबर सिंह बड़बड़ाया, इसकी माँ ने इसका नाम ठीक ही रखा है, निर्भय सिंह। अभी तो बच्चा है, क्या जाने कि शेरनी क्या होती है, भय क्या होता है। जंगा फुसफुसाया, लेकिन अब इसे शेरनी के पास से लाया कैसे जाए। जबर सिंह बुदबुदाया, मुझे लगता है शेरनी खुद इसे यहाँ उठाकर लाई है। खुद तो आ नहीं सकता। सवाल तो यह है कि शेरनी ने इसे खाया नहीं, बल्कि कैसे प्यार से इसे दूध पिला रही है। अब तुम घबराओ मत जबर,
शेरनी ने इसे अब अपना दूध पिला दिया है तो वह इसे मारेगी नहीं। तभी अचानक शेरनी ने गर्दन घुमाकर देखा। उन दोनों की दृष्टि एकदम शेरनी से मिल गई। दोनों की अंतरात्मा तक काँप कर रह गई। शेरनी की भयानक आंखें ने उन्हें मौत नजर आई। हलक सूख रहे थे। उन्हें देखकर शेरनी धीमे से खड़ी हो गई। शिशु के मुंह से उसका थन निकल गया। वह रोने लगा। शेरनी ने उन दोनों की तरफ से ध्यान हटाकर अपनी जीभ से बड़े प्यार के साथ नन्हे शिशु के जिस्म को चाटने लगी। जग्गा और जबर सिंह अवाक से देखते रह गए। कुछ ही देर में शिशु शांत हो गया। उसके चुप होते पर शेरनी ने पुनः उन दोनों की तरफ देखा। उन दोनों की तलवारें म्यान में प्रविष्ट हो चुकी थी। शेरनी ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर शांति के साथ नजरें झुकाकर उनके बराबर से होती हुई मान के बाहर निकल गई। दोनों के दिल तो अब तक बड़ी तेजी के साथ धड़क रहे थे। अब साधारण स्थिति में आए जबर सिंह ने झट लपक कर शिशु को उठाया और गले से लगा दिया। उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। ठाकुर दादा ने शेरनी का दूध पिया है। ठाकुर दादा ने शेरनी का दूध पिया है, आश्चर्य के साथ विकास बोला। मुझे लगता है नाना जी आप कोई दंत कथा सुना रहे हैं। शेरनी का दूध पीना कहावत तो सुनी थी, लेकिन आज पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि ठाकुर दादा ने वास्तव में शेरनी का दूध पिया है। क्या वास्तव में यह सब सत्य है जो आप मुझे सुना रहे हैं? मैं तुम्हें एक एक अक्षर ठीक सुना रहा हूँ बेटे, ठाकुर अभय सिंह ने कहा। तुम्हारे ठाकुर दादा का नाम ही निर्भय सिंह है। उन्होंने शेरनी का दूध पिया है। अपनी माँ पारो का दूध तो उन्हें नसीब ही नहीं हुआ था। पारो तो निर्भय सिंह को केवल जन्म देने वाली माँ है। एक तरफ से देखा जाए तो ठाकुर निर्भय सिंह की माँ वह शेरनी है। निर्भय सिंह ने अपने संपूर्ण बाल्यकाल में उसी शेरनी का दूध पिया है। उसी शेरनी का दूध खून बनकर आज भी उनकी रगों में दौड़ रहा है। क्या मतलब? विकास पुनः थोड़ा चौंका। क्या इस घटना के बाद भी दादा निर्भय सिंह ने शेरनी का दूध पीते थे? निसंदेह, अभय सिंह ने बताया। इस घटना के बाद जबर सिंह और जग्गा शिशु को उठाकर अड्डे पर ले आए। जबर सिंह हमेशा उस नन्हे शिशु को अपने गले से लगा रखता था कि कहीं फिर से कोई जंगली जानवर उसे उठाकर न ले जाए। उससे अगले ही दिन की बात है। अभय सिंह विकास को आगे की कहानी सुनाने लगे। सुबह का समय था। उस समय जबर सिंह शिशु को गोद में लिए बड़े प्यार के साथ खिला रहा था। जग्गा उसके समीप ही एक पत्थर पर बैठा शेव बना रहा था। अचानक वह सारा इलाका शेरनी की दहाड़ से गूंज उठा। दस्यु दल कांप उठा। जबर सिंह ने नन्हे शिशु को अपने कलेजे से चिपटा दिया। जग्गा भी सेफ्टी रेजर इत्यादि फेंककर झटके के साथ खड़ा हो गया। सामने देखा तो वही शेरनी बड़ी खूंखार निगाहों से जबर सिंह को देख रही थी। जबर सिंह और जग्गा की अंतरात्मा तक दहल उठी। सारे जिस्म में जुझुरू सी दौड़ गई। जबर सिंह ने शिशु को और अधिक जोर से कलेजे से चिपटा लिया। पहली बार उन दोनों ने शेरनी को बड़े ध्यान से देखा था। शेरनी बेहद लंबी, ऊंची, भयानक और मजबूत थी। उससे केवल 3 गज की दूरी पर खड़ी वह बेहद भयानक लग रही थी। शेरनी की भयानक आंखों में एक चमक थी। तभी जबर के सीने से चिपटे शिशु ने अपनी नन्ही आंखों से शेरनी को देख लिया। शेरनी को देखते ही वह जबर की गोद में एकदम से मचला और फिर उसकी गोद से निकलने की चेष्टा करने लगा। इस शिशु की चेष्टा ठीक ऐसी थी जो किसी अनजान व्यक्ति की गोद में हो और भूख लगने पर माँ को देखकर उसके पास जाने के लिए आतुर हो उठे। जब जबर सिंह ने उसे नहीं छोड़ा और शिशु उसकी गोद से निकलने के प्रयास में असफल रहा तो अचानक जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर शेरनी की आंखों में खौफनाक चमक उजागर होने लगी। अगले ही पल शेरनी को जैसे क्रोध आ गया। बड़े जोर से वह गर्जी। सारा इलाका थरथरा उठा। जबर सिंह और जग्गा के पैर कांप उठे। कंठ में सूखा पड़ गया। लेकिन निर्भय इस गर्जना से भयभीत नहीं हुआ। वह शेरनी के गर्जने पर और अधिक जोर जोर से रोने लगा। जबर एकाएक थूक गटकता हुआ साहस करके जग्गा बोला, बच्चे को नीचे रख दो, धरती पर नहीं। जबर सिंह अचानक अड़ गया। मैं उसे शेरनी के हवाले नहीं कर सकता। शेरनी इसे कुछ नहीं करेगी जबर, जग्गा बोला।
समझने की कोशिश करो। इन दोनों में माँ पुत्र का रिश्ता बन चुका है। अब वह यहाँ से निर्भय को दूध पिलाकर ही जाएगी। मैं और तुम माँ पुत्र के रिश्ते के बीच में नहीं आ सकते दोस्त। अगर हमने शेरनी का विरोध किया तो वह हम सबको फाड़ कर खा जाएगी। लेकिन निर्भय को कुछ नहीं होगा जबर। वह निर्भय की माँ है। वह इस बच्चे को मुझसे और तुमसे भी अधिक अच्छी तरह देखभाल करेगी। देख नहीं रहे वह किस तरह क्रोधित है। विवश जबर सिंह ने बच्चे को धरती पर रख दिया। जग्गा और जबर सिंह बच्चे से दूर हट गए। तब कहीं जाकर शेरनी की आंखों से खौफनाक चमक गायब हुई। बच्चा भी एकदम चुप हो गया और शेरनी की ओर देखकर किलकारियों के साथ हाथ पैर चलाने लगा। शेरनी धीमे और संतुलित कदमों के साथ बच्चे की ओर बढ़ी। इस बीच जग्गा और जबर सिंह की धड़कनें जैसे जाम होकर रह गई। अवाक से वे इस दृश्य को देखते रह गए। शेरनी बच्चे के पास आई। सबसे पहले जीभ निकालकर उसने बच्चे के जिस्म को चाटकर प्यार किया। उसके बाद उसे दूध पिलाने वाले पोज में बैठकर वह शिशु को दूध पिलाने लगी। बच्चा भी पहले दिन के भांति ही हंसकर खेलता हुआ थन मुंह में लगाकर दूध पीने लगा। तब तक दस्यु दल के सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। सभी ने यह दृश्य देखकर दांतों तले उंगली दबा दी। चमत्कृत से वे अजीब दृश्य को देखते रह गए। दूध पिलाने के बाद शेरनी ने फिर बच्चे को प्यार किया और एक नज़र उन सब पर डालकर वह चुपचाप वापस चली गई। जबर सिंह ने लपककर निर्भय को उठा लिया और गले से लगा लिया। सभी दस्यु उस शिशु को इस प्रकार देख रहे थे जैसे वह भगवान का अवतार हो। उस सारे दिन दस्युओं में इसी बात की चर्चा रही और इस प्रकार दिन बीतते गए। अभय सिंह विकास को बताते चले गए। निश्चित समय पर प्रतिदिन ही शेरनी आती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस चली जाती। कोई उसे न छेड़ता था और न ही वह किसी को कुछ कहती थी। धीरे धीरे यह बात जग्गा, जबर सिंह और सारे दस्यु दल के लिए साधारण होती चली गई। अब जबर सिंह ने भी विरोध करना छोड़ दिया था। शेरनी के आते ही वह निर्भय को उसके हवाले कर देता था। शेरनी दूध पिलाकर चली जाती थी। विकास अभय सिंह का चेहरा ताकता रह गया। बोला, क्या यह सब सत्य है नाना जी? तुम्हारी कसम विकास बेटे, यह उसी प्रकार सत्य है जैसे पूर्व से सूर्य उदय होता है, अभय सिंह ने कहा। तो क्या जबर सिंह ने महाराज से बदला नहीं लिया? विकास ने अगला प्रश्न किया और अभय सिंह उसे बताते चले गए। एक बार जबर सिंह और जग्गा ने पारो को महाराज की कैद से निकालने की योजना बनाई। जग्गा ने जबर सिंह को समझा दिया था कि वे डाकू जरूर हैं, उनके दल में शक्ति भी अवश्य है, लेकिन इतनी नहीं कि वे सीधे महाराज से टकरा सके। महाराज की सेनाओं ने न जाने कितनी सेनाओं को पराजित कर दिया। फिर भला वह छोटा सा दस्यु दल उस शासन का क्या बिगाड़ सकता था? शासन के सैनिक पलक झपकते ही दस्यु दल का सफाया करने में समर्थ थे। इस बात को ध्यान में रखकर फिलहाल शासन से टकराने के विचार को स्थगित कर दिया गया था। योजना केवल यह बनाई गई थी कि पारो को महाराज की कैद से आज़ाद कराया जाए। सबसे पहले यह प्रश्न उठा कि पारो इस समय महाराज की कौन सी कैद में है, किस स्थिति में बंद है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए दस्यु दल के एक व्यक्ति को जासूस बनाकर महल में भेजा गया। 15 दिन के कठोर परिश्रम के पश्चात जब वह पता लगाकर वापस अड्डे पर लौटा तो जबर सिंह और जग्गा के साथ समस्त दस्यु दल ने उसे चारों ओर से घेर लिया। कुछ पता लगा? सबसे पहला प्रश्न जग्गा ने किया। पता तो लग गया है, लेकिन पारो बहन अब महाराज की कैद में नहीं है, उसने जवाब दिया। क्या? चीख पड़ा जबर सिंह। कैद में नहीं है तो फिर कहाँ है? महाराज ने उन्हें बोरी में बंद करके समुद्र में डलवा दिया था, वह बोला। उस समय पारो बहन बेहद घायल और बेहोश थी, क्योंकि पहले उन्हें हंटरों से खूब मारा गया था। क्या बक रहे हो तुम? क्रोध से चीखते हुए जबर सिंह ने उसका गिरेबान थाम दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ, दस्यु दुखी से स्वर में बोला। यह बात मैंने महाराज के एक विश्वस्त सैनिक जोरावर से दोस्ती करके मालूम की है। उसने यह भी बताया कि कल उसके पुत्र भानु प्रताप सिंह की शादी रंगमहल स्टेट की राजकुमारी राधा रमणी से होने वाली है।
वह रिश्ता काफी दिन पहले ही तय हो चुका था। सुनते सुनते जबर सिंह का चेहरा भयानक होता चला गया। उसकी आंखें शून्य में स्थिर हो गई, मानो वह कहीं खो गया हो। वह किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन सबकी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद जैसे उसे अपनी स्थिति का भान हुआ, वह बड़े ही भयानक स्वर में गुर्राया, यह शादी नहीं होगी, मैं उस कुत्ते को फाड़कर सुखा दूंगा। जबर अचानक जग्गा बोला, तुम फिर होश खोते जा रहे हो। बहुत हो लिया जग्गा, वह उसी खूनी स्वर में गुर्राया, बहुत हो लिया, अब मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता। कहाँ तक सहूं मेरे यार, कहाँ तक। उस कमीने ने पहले मेरी बहन की अस्मत लूट ली,